अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एमेनोरिया। एमेनोरिया की डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन। एमेनोरिया किसको कहेंगे? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज एमेनोरिया। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो नहीं रही, पीरियड्स आ नहीं रही, वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी हम तब कहेंगे कि जब जो बच्ची है वो 16 साल की उम्र की हो गई है, प्यूबर्टी की एज को रीच कर गई है, मतलब 12.8 पे प्यूबर्टी आ रही है, लेकिन 16 की हो गई है और उसको अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, तो उसको कहेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया वो है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मोर देन 6 मंथ इन द नॉर्मल फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज दैट इज नॉट प्रेग्नेंट, लैक्टेशन और मेनोपॉज, यानी फीमेल जो है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज की है, प्रेगनेंसी भी एक्सक्लूड कर दी, प्रेगनेंसी भी नहीं है, उसको लैक्टेशन भी नहीं है, मेनोपॉज भी नहीं है, और उसको 6 माह से ज़्यादा टाइम हो जाए उसको मेंसेस ना आए। पहले आते थे, अब 6 माह से ज़्यादा हो गया, उसको मेंसेस नहीं आ रहे, ये चीज़ें नहीं है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। तो वो जो शुरू से ही ना आए, 16 साल की उम्र की बच्ची हो गई, मेंस्ट्रुएट नहीं कर पा रही, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, अब ओलिगोमेनोरिया किसको कहते हैं? ओलिगोमेनोरिया का मतलब है इर्रेगुलर पीरियड एट द इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डेज, यानी 35 डेज से ज़्यादा का साइकिल है, अगर इर्रेगुलर पीरियड है जिसमें सिर्फ एक साल में 4 से 9 पीरियड्स हो, तो उसको हम कहेंगे ओलिगोमेनोरिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इटियोलॉजी क्या है इसकी एमेनोरिया की? वो कंडीशन जो एमेनोरिया करवाती हैं उनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है एज फॉलोअर्स। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव आउटफ्लो ट्रैक डिसऑर्डर्स, ठीक है। दूसरे ओवेरियन डिसऑर्डर्स है, जिसकी वजह से फीमेल को पीरियड नहीं आ रहे, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, ओवेरियन डिसऑर्डर्स। ऊपर पिट्यूटरी का डिसऑर्डर हो सकता है, या उससे भी ऊपर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आउटफ्लो ट्रैक डिसऑर्डर, ओवेरियन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक। अब हम इसकी इंडिविजुअली को थोड़ा सा देखें कि रिप्रोडक्टिव फ्लो ट्रैक डिसऑर्डर्स क्या हैं जो एमेनोरिया करवाते हैं। उसमें एशरमैन सिंड्रोम, एशरमैन सिंड्रोम मैंने आपको बताया ना कि अगर डीएनसी वगैरह किया जाता है फीमेल का, तो उसके यूट्रस में स्कारिंग हो जाती है, एडेशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसको पीरियड्स नहीं आते, उसको कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम। दूसरी वजह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मुलेरियन ही एजेनेसिस हो, डेवलपमेंट सही नहीं हुई, या ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है जो उसको आउटफ्लो नहीं होने दे रहा, या हाइमन ही इम्परफोरेट है, ठीक है, या एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है। तो ये कंडीशन जो है रिप्रोडक्टिव आउटफ्लो ट्रैक डिसऑर्डर्स हैं जो एमेनोरिया करवा रहे हैं। ओवेरियन डिसऑर्डर्स में अगर फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो वो ओव्यूलेट ही नहीं कर रही, एन ओव्यूलेशन हो रही है, जिसकी वजह से एमेनोरिया। टर्नर सिंड्रोम में एमेनोरिया होता है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, प्रीमेच्योर पीओएफ में होता ये है कि कोई वायबल फॉलिकल ओवरी में नहीं होता, एफएसएच एलएच के लेवल हमें हाई मिलते हैं, जबकि प्लाज्मा एस्ट्राडायोल हमें लो मिलता है। ठीक है, इसके अलावा है रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम। रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम जो है उसमें वायबल फॉलिकल्स तो होंगे ओवरी में, लेकिन एफएसएच और एलएच को वो अनरिस्पॉन्सिव होंगे, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो ये सारे ओवेरियन डिसऑर्डर हैं। ठीक है, पीसीओएस, टर्नर, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। अब पिट्यूटरी कॉजेज पे आ जाए एमेनोरिया के। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में अगर पिट्यूटरी में एडिनोमा है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज बनता है पिट्यूटरी कॉज ऑफ एमेनोरिया, पिट्यूटरी कॉज का मोस्ट कॉमन वजह पिट्यूटरी एडिनोमा है, जिसमें भी प्रोलैक्टिनोमा मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी एडिनोमा है। इसके अलावा सर्जरी की वजह से हो सकता है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम जो है वो पोस्ट पार्टम पिट्यूटरी फेलियर होता है, जिसकी वजह से फीमेल को एमेनोरिया होता है। ठीक है, तो ये सारे पिट्यूटरी डिसऑर्डर। अब हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स कौन से हैं? हाइपोथैलेमिक फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में जैसे अगर स्ट्रेस ले लिया फीमेल ने, एनोरेक्सिया की वजह से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से उनको एमेनोरिया होगा। नॉन फंक्शनल में कोई हाइपोथैलेमस में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, या सर्जरी हुई है, या कैलमन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स हो गए, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए कि आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन एमेनोरिया की किस तरह लेनी है। हिस्ट्री में ना आपने उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री पे एम्फेसाइज करना है। फीमेल की डिटेल में आप गायनोकोलॉजिक हिस्ट्री लोगे, ठीक है। इसके अलावा आपने डिटेल में उसकी ऑब्स्टेट्रिक, अगर पिछली कोई ऑब्स की हिस्ट्री है, और कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, वो पूरी डिटेल में लोगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक इलनेस तो कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज तो नहीं करती। एनोस्मिया की हिस्ट्री, यानी कि अगर उसको स्मेल नहीं आती किसी चीज़ की, एनोस्मिया स्मेल ब्लाइंडनेस के, ठीक है, तो वो पिट्यूटरी कॉज की तरफ इंडिकेट करता है। पास मेडिकल या कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेनोपॉजल सिम्टम्स अभी तो नहीं है, करंट मेडिकेशन तो नहीं ले रही, कोई मेडिकेशन लाजमी पूछोगे। फैमिली में हिस्ट्री क्या है प्री मेच्योर मेनोपॉज की, फैमिली में कब प्री मेच्योर मेनोपॉज होता है, अगर होता है तो कब। डेवलपमेंट ऑफ एनी वायरलाइजिंग साइंस या गैलेक्टोरिया, ठीक है, अगर कोई वायरलाइजिंग साइन है या गैलेक्टोरिया, उसकी डेवलपमेंट का आपने पूछना है। साइकोलॉजिकल हिस्ट्री लेनी है, और रीसेंट कोई स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं हुआ,
फिर आप इसकी एग्जामिनेशन जब करोगे तो फीमेल का BMI लाजमी चेक करोगे, उसमें विजुअल फील्ड डिस्टर्बेंस लाजमी देखोगे, जैसे बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया हमें प्रोलैक्टिनोमा में मिलता है तो वो आप चेक करोगे। टर्नर सिंड्रोम या एंडोक्राइनोपैथी का स्टिग्मेटा, वायरलाइजेशन का एविडेंस देखोगे कि कहीं फीमेल की वॉइस डीप तो नहीं है, मेल पैटर्न बैल्डिंग या उसका क्लाइटोरिस की इन्लार्जमेंट, ये चीज़ आप एग्जामिनेशन पे देखोगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन भी आपने कंप्लीट करनी है और पेल्विक एग्जामिनेशन भी करोगे। पेल्विक में आपने जो चीज़ें नोट करनी है वो है कि इम्परफोरेट हाइमेन तो नहीं है जिसकी वजह से एमेनोरिया हो रहा है, या ब्लाइंड एंड वेजाइनल सेप्टम तो नहीं है, सर्विक्स और यूट्रस की एब्सेंस तो नहीं है, एट्रोफिक इफेक्ट्स ऑफ हाइपोईस्ट्रोजेनिज्म विथ लोअर जेनाइटल ट्रैक विद इन द लोअर जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, ये चीज़ें आपने पेल्विक एग्जामिनेशन में भी देख ली। तो ये हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हो गई। अब आप मैनेज कैसे करोगे इस फीमेल को, एमेनोरिया की स्टेप वाइज मैनेजमेंट होती है। स्टेप वाइज मैनेजमेंट किस तरह होगी, जो फीमेल आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया से आई है यानी 16 ईयर्स की हो गई है, बच्चे अभी तक उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उसमें आपने पहले परफॉर्म करनी है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, वो हो गया। अब आप जो इनिशियल टेस्ट भेजते हो ना वो FSH लेवल, HCG प्रेगनेंसी को रूल आउट करने की, HCG प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रोलैक्टिन के अलावा TSH, ठीक है, थायराइड प्रोफाइल करवाओगे, और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। ठीक है, FSH HCG हो गया, प्रोलैक्टिन TSH और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। तो याद रखें अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया ना तो यही कॉज बना है एमेनोरिया का। ठीक है, अगर जो है बच्ची का यूट्रस एब्सेंट है या कोई भी फीमेल है उसमें यूट्रस एब्सेंट मिल रहा है अल्ट्रासाउंड पे, तो आप कैरियोटाइप करवाओगे अब, और उसका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल करवाओगे ताकि आपको DST पता चले कौन सी वाली है। अगर उसका कैरियोटाइप 46XX आ रहा है तो उसको मुलेरियन एजेनेसिस है, जिसकी वजह से यूट्रस नहीं है वो फीमेल XX है लेकिन मुलेरियन एजेनेसिस है, जो मैंने आपको पढ़ाया था रोकीटेंस की सिंड्रोम है। उसमें कंजेनिटल एब्सेंस होती है वेजाइना और यूट्रस की, ब्रेस्ट उसके नॉर्मली डेवलप करेंगे, FSH नॉर्मल आएगा, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आएगा, फीमेल रेंज में आएगा, और कैरियोटाइप भी XX है, सिर्फ उसका यूट्रस नहीं है, तो उसको कहते हैं रोकीटेंस की सिंड्रोम। लेकिन इसका यूट्रस एब्सेंट था और आपने जब कैरियोटाइप करवाया तो कैरियोटाइप 46XY आया है, मेल वाला, तो ये बच्ची जो है उसको एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम हो सकता है, या इसको ये 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम होगा तो उसका फिनोटाइप बज़ाहिर वो फीमेल लगेगी और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेकिन मेल रेंज में होगा। अगर वो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी है तो उसमें फीमेल फिनोटाइप होगा और जेनिटेलिया जो है वो एम्बिगियस जेनिटेलिया होगा, बर्थ के टाइम पे दोनों लग रहे हैं मेल फीमेल, और सीरम टेस्टोस्टेरोन भी मेल रेंज में ही होगा जो कि वायरलाइजेशन करवा देगा एट प्यूबर्टी। ठीक हो गया, तो ये आपने अगर यूट्रस एब्सेंट है अल्ट्रासाउंड पे तो आप कैरियोटाइप करके इस तरह से डायग्नोसिस बनाते हो। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड पे यूट्रस प्रेजेंट है बच्ची का नॉर्मल टू लो FSH के साथ, यूट्रस तो है लेकिन FSH लेवल भी आप ये करवा रहे थे ना, तो ये नॉर्मल से लेके लो मिल रहे हैं, तो उसमें फिर आप देखोगे कि बच्ची की जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट या टेनर स्टेजिंग करोगे। टेनर मोर देन 2 है येस, तो फिर उसको कोई ज़रूर डेवलपमेंट प्यूबर्टी उसकी सही जा रही है, इसका मतलब है उसको, या फिर अंदर ही कोई आउटफ्लो ट्रैक की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, उसका हाइमन इम्परफोरेट हो सकता है, फ्लो नहीं हो रहा, पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे, या फिर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम हो सकता है। लेकिन अगर बच्चे की टेनर के हिसाब से ब्रेस्ट डेवलपमेंट या टेनर स्टेज मोर देन 2 नहीं है तो इस केस में आप बच्ची का जो है रिपीट चेकिंग करवाओगे, FSH का और LH का भी करवाओगे। ठीक है, और उसके ना पिट्यूटरी की MRI भी आपने लाजमी कंसीडर करनी है ताकि आप सेलर मास को जो है वो रूल आउट करो कि कोई सेलर टर्शिका में या कोई ऐसा मास तो नहीं है, कोई एडिनोमा तो नहीं है, तो आपने इसमें MRI भी कंसीडर कराएं। ठीक है, टेनर स्टेजिंग में मोर देन 2 नहीं आई, FSH LH रिपीट करवाया, पिट्यूटरी MRI और सेलर मास रूल आउट किया। अच्छा, अगर लो FSH और LH मिल रहा है, रिपीट करवाया ना, लो है FSH और LH, इसका मतलब बच्ची की प्यूबर्टी डिले हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले है, या उसको कंजेनिटल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी है यानी कैल्मन सिंड्रोम है, या हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर है। लेकिन अगर बच्ची का FSH LH लो LH है लेकिन FSH नॉर्मल आया है तो उसका मतलब बच्चे को फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया है। फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया क्या था, स्ट्रेस, एनोरेक्सिया, एक्सेसिव एक्सरसाइज। ठीक है, या फिर उसको हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म है। हाइपोगोनेडोट्रोपिक कैसे, जैसे सिस्टेमिक डिजीज़ है, सीलियक डिजीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, स्ट्रेस या एक्सरसाइज की वजह से। ठीक है, अच्छा अब आ जाए कैटेगरी में कि अगर बच्चे का यूट्रस भी प्रेजेंट है लेकिन उसके FSH लेवल हमें हाई मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हाइपरटेंशन,
और एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर बच्ची को हाइपरटेंशन भी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के नहीं है, एब्सेंट है, तो आप उसको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के लिए इवेल्यूएट करोगे 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी के लिए। उसमें हो रहा था ना हाइपरटेंशन, मिनरल कॉर्टिकॉइड ज़्यादा हो रहे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, उसके लिए। लेकिन अगर बच्चे का ये FSH हाई आया है, यूट्रस भी प्रेजेंट है, लेकिन उसको साथ में हाइपरटेंशन, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उसको नहीं है और हाइपरटेंशन भी नहीं है, तो उसमें फिर आप फर्दर कैरियोटाइप करवाओगे। अगर वो कैरियोटाइप 46XX है तो फीमेल को जो है वो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशेंसी है, ठीक है। अगर वो 46XY आ रहा है कैरियोटाइप तो उसको गोनेडल डिसजेनेसिस है। एंड सिर्फ अगर 45X है यानी 45X0 तो दैट इज़ द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो इस केस में हम कर रहे हैं कैरियोटाइप जब उसको हाइपरटेंशन या एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यूट्रस उसका प्रेजेंट था हाई FSH के साथ, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप वाइज मैनर में जो है हम डायग्नोस करते हैं। मैनेजमेंट किस तरह है, मैनेजमेंट भी जो है वो डायग्नोसिस के हिसाब से गाइडेड होती है और फर्टिलिटी विशेज़ के हिसाब से। मैनेजमेंट के ऑप्शन में हमने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, उसका BMI नॉर्मल अटेन करवाना है अगर बढ़ा हुआ है या कम है। अगर प्रोलैक्टिनोमा है तो उसको हम डोपामिन एगोनिस्ट याद रखें हमेशा देते हैं, जैसे कैबरगोलिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, यही इसमें फर्स्ट लाइन एजेंट्स यूज़ होते हैं। सर्जरी हम तब करेंगे जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गई हो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाएगी प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के लिए, HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और अगर कोई स्पेसिफिक एंडोक्राइनोपैथी है या ट्यूमर है उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। जेनाइटल ट्रैक में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसके रिलीफ के लिए जो है सर्वाइकल डायलेशन प्रोसीजर भी है, हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन एंड इंसिजन ऑफ द हाइमेन, ठीक है। अगर जेनाइटल ट्रैक में आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, सर्वाइकल डायलेशन, हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन, इंसिजन ऑफ द हाइमेन, दैट्स इट। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ एमेनोरिया। नेक्स्ट जो है वो लास्ट टॉपिक है PCOS।